आपको पता है वेव ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो लाइट के बड़े बड़े फिनोमिना जैसे इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करता है, जो लाइट का पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाता। एंड बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से ना बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी एंड आज हम करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स। ये वेव ऑप्टिक्स का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लेना। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लेट्स स्टार्ट। बेटा प्लीज गो थ्रू योर सिलेबस वंस। इसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कवर करा दिया है। वेव फ्रंट, हाइजन प्रिंसिपल, वाईडीएससी पार्ट 2 में करा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाके देखना। और इंटेंसिटी की डेरिवेशन भी करा दिया, एम्पलीट्यूड की डेरिवेशन भी करा दिया है, राइट। एंड कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं सब बता दिया। आज की क्लास में हम करेंगे सस्टेन इंटरफेरेंस से एंड डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एंड 2-3 न्यूमेरिकल्स भी हैं आज की क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेस्ड। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो सबसे पहले है कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंटरफेरेंस पैटर्न बताया था। इंटरफेरेंस क्या होता है बेसिकली, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। इंटरफेरेंस यही होता है कि जब दो या दो से ज्यादा वेव्स सुपर इम्पोज करती हैं या एक दूसरे से मिलती हैं तो वो एक नया वेव पैटर्न क्रिएट करती हैं। ऑलराइट। अब सबसे ज्यादा जरूरी है इस इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए कि जो हमारे सोर्सेज हैं लाइट के, वो कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? वो सोर्सेज ऑफ लाइट जिनकी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी सेम होती है एंड थ्रू आउट द टाइम इंटरवल उसका जो फेज डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है या वो जीरो होता है, उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस। तो अब तब क्रिएट होता है हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न। तो अब सस्टेन इंटरफेरेंस क्या होता है और उसकी कंडीशंस क्या होती है? देखो, सस्टेन इंटरफेरेंस होता है परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक स्क्रीन है, उसके ऊपर हमने इंटरफेरेंस उसमें शो कर रहे हैं, तो जो फ्रिंजेस होंगी, ब्राइट फ्रिंजेस एंड डार्क फ्रिंजेस, वो स्टेबल होनी चाहिए। उनकी इंटेंसिटी वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए, है ना। और जो उनकी विड्थ है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसी पैटर्न को हम कहते हैं सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न। अब सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न की सबसे फर्स्ट कंडीशन यही होती है कि सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट। सोर्सेज कोहेरेंट होने चाहिए, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और उनमें जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर हमारे सोर्सेज कोहेरेंट नहीं होंगे तो जब स्क्रीन पे जो हमारी ऑब्जर्वेशन स्क्रीन होगी उस पे हम अगर फ्रिंजेस को देखेंगे, ब्राइट फ्रिंजेस या डार्क फ्रिंजेस, तो उनकी जो इंटेंसिटी है वो चेंज होती रहेगी, ठीक है। कहीं पे बहुत ज्यादा ब्राइट होगा, कहीं पे थोड़ा कम ब्राइट होगा, राइट। तो थोड़ा ब्लरी ब्लरी सा हो जाएगा। इसीलिए हमें सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए हमेशा क्या यूज करना होता है? कोहेरेंट सोर्सेज। ये सबसे फर्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। नेक्स्ट इज सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक का मतलब है कि एक ही वेवलेंथ होनी चाहिए, है ना। मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट का मतलब है कि सिंगल वेवलेंथ शुड बी यूज्ड। व्हाइट लाइट गिव्स कलर्ड फ्रिंजेस। व्हाइट लाइट में बहुत सारे क्या होते हैं? वेवलेंथ्स होती हैं, 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं जिनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है। तो व्हाइट लाइट कैसा फ्रिंज देती है? कलर्ड फ्रिंज देती है। एम्पलीट्यूड शुड बी इक्वल और नियरली इक्वल। तो जो भी हमने सोर्सेज ऑफ लाइट ली हैं उनके एम्पलीट्यूड्स ऑलमोस्ट इक्वल होने चाहिए या इक्वल ही होने चाहिए। ये हमारी कौन सी है? थर्ड कंडीशन। ओके। बेटर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। तो ये 3 जो कंडीशंस थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी हमारे सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न को प्रोड्यूस करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ सकता है। कभी कभी इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं कि ये नहीं पूछा जाएगा, बट ये पूछा जाता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटीज एट मैक्सिमा एंड मिनिमम। मतलब मैक्सिमम पोजीशन और मिनिमम पोजीशन पे जो हमारी इंटेंसिटीज होती है उसको कंपेयर करते हैं। ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, छोटी सी डेरिवेशन है ये, ध्यान से देखना। लेट, आपको इससे पहले ये पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होता है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। ओके। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 लाइट सोर्स लेट करते हैं जिनके एम्पलीट्यूड्स है A1 एंड A2 एंड उनकी इंटेंसिटीज क्या होंगी? I1 एंड I2। उसी को ही कंपेयर करेंगे। तो लेट A1 एंड A2 बी द एम्पलीट्यूड्स
and I1 and I2 be the intensities of two light sources. दो लाइट के सोर्स हैं, उनकी इंटेंसिटी दे रखी है अपने को और उनके एम्पलीट्यूड दे रखे हैं। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो I1 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, A1 स्क्वायर के, एंड जो I2 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, A2 स्क्वायर के। डन। फर्स्ट की इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फर्स्ट के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, एंड सेकंड की इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सेकंड के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। डन। अब हम क्या करते हैं, अब हम एम्पलीट्यूड्स मैक्सिमा और मिनिमा पे लेते हैं। बेटा मैक्सिमम जब पॉइंट आता है मैक्सिमा, तब एम्पलीट्यूड्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, है ना, A1 प्लस A2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम्पलीट्यूड्स एट मैक्सिमा। मैक्सिमा पे क्या एम्पलीट्यूड होंगे, A1 प्लस A2, एंड मिनिमा पे क्या एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड ही आएगा, एम्पलीट्यूड एट मिनिमा। मिनिमम पोजीशन पे क्या एम्पलीट्यूड होगा, A1 माइनस A2, यही होता है। डन। अब इंटेंसिटीज कैसे लिखेंगे इसकी, सी, तो I1 अपॉन I2 ये किसके इक्वल होगा, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर के। ठीक है। अब मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज ये कैसे आया, ये आया कि हमने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये यहां से आया। अब मैक्सिमम और मिनिमम की इंटेंसिटी को क्या लेते हैं, I मैक्स, और मिनिमम की इंटेंसिटी को लेते हैं I मिनिमम। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, जो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमा का उसके स्क्वायर के। तो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। डन। अब यहाँ पे देखो, एक और स्लाइड ऐड कर दूं, रुको एक सेकेंड। सी, हमारे पास क्या आया, I मैक्स इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन I मिनिमम इज इक्वल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, पर जब हमने रेशियो लिया तो इनके जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो कैंसिल आउट हो गए, इसीलिए इज इक्वल टू का साइन आ गया। यहाँ से A2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, I मैक्स अपॉन I मिनिमम इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन A1 अपॉन A2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब लेट करेंगे, लेट A1 अपॉन A2, ये जो रेशियो है एम्पलीट्यूड्स का, इसको कुछ R ले लेते हैं, स्मॉल r। तो यहाँ से हमारा I मैक्स अपॉन I मिनिमम कितना आ जाएगा, R प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन R माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यही है हमारा कंपैरिजन। इंटेंसिटीज को कंपेयर करना था ना हमें, हमारा टॉपिक क्या था, कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटीज एट मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये हमने इंटेंसिटीज को कंपेयर कर दिया, मतलब इसका रेशियो निकाल दिया। ऑलराइट, छोटी सी डेरिवेशन थी। अब आपको क्वेश्चन कैसा आ सकता है, आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि दोनों के एम्पलीट्यूड दिए होंगे, मतलब A1 एंड A2 की वैल्यू दी होगी, राइट, या फिर आपको रेशियो दे सकता है A1 A2 का 5:6, 3:4 कुछ भी, और आपको बोलेगा कि एम्पलीट्यूड के रेशियोज तो ये है या एम्पलीट्यूड की वैल्यू ये है। अब आप मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज की वैल्यू बताओ, तो आपको उस केस में ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिफ्रैक्शन। बेटा डिफ्रैक्शन कब होता है, देखो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा, रिफ्लेक्शन पढ़ा, इंटरफेरेंस पढ़ा, है ना, एब्जॉर्प्शन पढ़ते हो आप, कितने सारे इफेक्ट्स पढ़ते हो, कितने सारे फिनोमिनास पढ़ते हो। तो बस ये लास्ट पढ़ लो, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ना तब होता है जब लाइट एक छोटे से गैप से गुजर रही होती है, एंड सीधा जाने की बजाय वो उस गैप से टकरा के, मतलब जो ऑब्स्टेकल है उससे टकरा के बेंड हो जाती है। तो जब लाइट ऐसे टकरा के बेंड होती है तो वो फैल जाती है। ठीक है, तभी हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न
मिलते हैं एंड वही फिनोमिना होता है हमारा डिफ्रैक्शन। तो लाइट सीधे जाने की बजाय क्या हुआ उसके साथ पे, वो उस गैप से टकराई और वो फैल गई, स्प्रेड हो गई सारी डायरेक्शंस में, ठीक है। यहीं से ही हमें क्या मिलेंगे, डिफ्रैक्शन पैटर्न्स मिलेंगे। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। इस डिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में हम पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। पर पहले डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है। डिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट बेंड हो रही है, ऑलराइट, अराउंड द एजेस, एजेस के अराउंड, मतलब कोई भी शार्प चीज ऐसे कुछ भी है, कोई भी शार्प चीज है, यहाँ से लाइट आई और ये एज है, ठीक है, इसके सीधा जाने के बजाय क्या हो गई, बेंड हो गई और वो फैल गई। तो बस यही क्या है हमारा डिफ्रैक्शन। एंड स्प्रेडिंग इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। बट डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या होती है, डिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा मतलब सबसे सिग्निफिकेंट या सबसे ज्यादा हमें तब देखने को मिलता है व्हेन साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और अपर्चर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जब मान लो ये हमारा क्या है, साइज ऑफ अपर्चर, ये कि जब लाइट आएगी टकराएगी और बेंड हो जाएगी, ठीक है, डिफ्रैक्शन हो जाएगा। साइज ऑफ अपर्चर किसके ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट के। तो जो हमारा डिफ्रैक्शन होता है वो और सिग्निफिकेंट होता है, वो हमें और अच्छे से दिखाई देता है, ठीक। तो डिफ्रैक्शन यही होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टेकल, ओके, या फिर अराउंड द एज ऑफ एन अपर्चर, ये हमारा डिफ्रैक्शन होता है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है, ये होती है दैट the size of the aperture or the slit should be equal or comparable to the wavelength of the light. Alright, तो ये necessary condition है and ये हमारी definition है। अब आगे देखते हैं। Next topic is we have to compare interference and diffraction। तो बेटा interference वो फिनोमिना होता है जब दो या दो से ज्यादा waves कंबाइन करती है या मिलती है, तो उनका जो कंबाइंड इफेक्ट होता है ना, वो क्या करता है, एक नए वेव पैटर्न को क्रिएट करता है, ये होता है इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, डिफ्रैक्शन वो फिनोमिना होता है कि जब वेव एक रास्ते से जा रही है एंड वो किसी ऑब्स्टेकल से टकराई एंड फिर वो बेंड हो गई और वो स्प्रेड हो गई, है ना, ये होता है हमारा डिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट अगर मुझे इसमें वो लिखना हो डिफ्रैक्शन, क्योंकि ये पूछता है, यहाँ पे इंटरफेरेंस लिख देते हैं, इंटरफेरेंस एंड यहाँ पे डिफ्रैक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप लिख ही सकते हो डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होगी सबसे फर्स्ट, कि इंटरफेरेंस क्या होता है, सुपर इम्पोज करती है, जब व्हेन टू वेव सुपर इम्पोज एंड प्रोड्यूसेस अ न्यू वेव फॉर्म, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, राइट। एंड डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन अभी मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई है। डिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एजेस। तो यही आप लिख देना वहां पे, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, यहाँ पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनते हैं उसमें ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंजेस की जो विड्थ होती है वो सेम होती है, बट डिफ्रैक्शन में जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, अभी हम इसका ग्राफ पढ़ेंगे, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंटरफेरेंस का ग्राफ पढ़ाया था। इंटरफेरेंस का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, सारे के सारे विड्थ जो होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं, ठीक है। अभी डिफ्रैक्शन का ग्राफ पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन का ग्राफ यही होता है इंटेंसिटी कर्व, कि ये सेंट्रल मैक्सिमा है, उसके बाद कम होती रहती है इंटेंसिटीज, ठीक है, और जो विड्थ होती है सेंट्रल मैक्सिमम की वो सबसे ज्यादा होती है, वो ट्वाइस थ्राइस होती है एज कंपेयर टू द अदर मैक्सिमास। तो ये सबसे मेन सेकंड डिफरेंस है इनके बीच में। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, देखो फर्स्ट पॉइंट तो डेफिनेशन है वो आप लिख लोगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि ऑल द ब्राइट एंड या फिर ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल लेंथ या इक्वल विड्थ, ठीक है। इसका सेकंड डिफ्रैक्शन का क्या डिफरेंस आएगा कि द सेंट्रल मैक्सिमम is twice the width of secondary maximas. डन। थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट ये होगा कि जो
इंटेंसिटी होती है ना थ्रू आउट, वो कांस्टेंट होती है कि ऑल, यहाँ पे सारी की सारी जो ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटीज, इक्वल इंटेंसिटी, सारी की सारी जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनकी इंटेंसिटी इक्वल होती है। बट यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा सबसे ज्यादा ब्राइट होता है, उसके बाद इंटेंसिटीज कम होती जाती है दोनों की, दोनों साइड पे। तो यहाँ पे क्या, थर्ड पॉइंट यही होगा कि द इंटेंसिटी डिक्रीजेस as we move away from central maxima on either side, on either side। तो ये तीन मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पे। आई होप दैट्स क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब न्यूमेरिकल्स की स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तीन न्यूमेरिकल्स हैं आज की क्लास में एंड काफी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पे बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टू सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटीज आई एंड 4i। हमारे पास दो सोर्स है, ठीक है, एक की इंटेंसिटी है I1i एंड दूसरी इंटेंसिटी है I2 इज इक्वल टू 4i, ठीक है। आर यूज्ड in an interference experiment, full stop, find the intensity at points where the waves from two sources superimpose with a phase difference। आपको फेज डिफरेंस दिया है और क्या बोला है कि सुपर इम्पोज कर दिया है। तो बेटा जब भी वेव सुपर इम्पोज करती है तो उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पिछली क्लास में मैंने, कल वाली क्लास में आपको पढ़ाया था। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, डेराइव करके भी दिखाया था पूरा का पूरा फॉर्मूला, 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 और कॉस फाई, यही था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फाई यहाँ पे हमारा होता था फाई इज इक्वल टू फेज डिफरेंस। अब यहाँ पे I1 और I2 की वैल्यू पुट करो तो I कितना हो जाएगा, I1 है I प्लस 4i प्लस 2 अंडर रूट I और ये क्या होगा 4i कॉस फाई, ठीक। यहाँ पे हमारा I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको आई आर ले लो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है। I प्लस आई विल बी, I प्लस 4i विल बी 5i प्लस 2। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, I इंटू आई है, I स्क्वायर हो गया और रूट लगा है तो कितना बचेगा, I बचेगा। ये 4 है, 4 का रूट कितना होगा 2 और यहाँ ऑलरेडी बाहर 2 है तो ये कितना हो जाएगा 4, 4i कॉस फाइव। अब हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है, अपने को तीन फेज दिए हैं, 0, π/2 और पाई। तो यहाँ पे ये देखो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आई है, आई आर इज इक्वल टू 5i प्लस 4i कॉस फाइव। फर्स्ट केस में फाई कितना दिया है 0, तो आई आर कितना हो जाएगा, कॉस फाई कितना होता है बेटा, कॉस 0 होता है 1, तो 5i प्लस 4i कितना हो गया 9i। ये हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई। सेकेंड पार्ट में हमको दिया है फाई इज इक्वल टू π/2, तो π/2 कॉस π/2 पुट करोगे कितना होता है 0, तो इंटेंसिटी कितनी आ गई, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 5i। डन। थर्ड पार्ट आप बताओगे मुझे इसका आंसर, व्हेन फाई इज इक्वल टू पाई तो आई आर कितना होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो आप ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखना है कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 cos फाई। डन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन YDSC हमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है। द पैरेलल स्लिट्स आर मेड 1 mm अपार्ट। बेटा जो YDSC में स्लिट का डिस्टेंस होता था, ये दोनों स्लिट्स हैं, ये स्क्रीन होती थी, है ना, ये स्लिट्स एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस होता है कैपिटल डी और दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी होता है, ठीक है। तो अपने को क्या दिया है, पैरेलल स्लिट्स आर मेड 1 mm अपार्ट, मतलब जो स्मॉल डी है उसकी वैल्यू दी है 1 mm
ठीक है। एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, मतलब जो ये स्क्रीन कैपिटल डी है वो कितना दिया है, 1 मीटर अवे। व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन, फ्रिंज सेपरेशन का मतलब है हमें फ्रिंज विड्थ निकालनी है, बीटा निकालना है। व्हेन ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5 नैनोमीटर इज यूज, हमें लाइट की वेवलेंथ दी हुई है, ठीक है, तो वेवलेंथ दी हुई है तो हम फ्रिंज विड्थ कैसे निकालते हैं, हमारे पास आपको पता है फ्रिंज विड्थ मैंने लास्ट वीडियो में कराया है, ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे से। फ्रिंज विड्थ होता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। क्या बताया था, बड़े लोग ऊपर आते हैं तो कैपिटल डी ऊपर आएगा, स्मॉल डी नीचे आएगा, तो बीटा कितना हो गया, लैम्डा कितना दिया अपने को, लैम्डा इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 500 इंटू 10⁻⁹मीटर। एमएम को कन्वर्ट करो, यहाँ पे 10⁻³ मीटर आ जाएगा, ये गिवन है। बीटा की वैल्यू पुट कर दो, बीटा कैलकुलेट कर देते हैं लैम्डा पुट करके, 500 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। डी हो गया अपना 1, स्मॉल डी कितना हो गया अपना 10⁻⁻3, कैंसिल हो जाएंगे तो बीटा अपना आएगा 0.5 mm। ये हो गई अपनी फ्रिंज सेपरेशन या फ्रिंज विड्थ। आई होप दैट्स क्लियर। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना है इसको। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है, येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। येलो लाइट दी है हमें, उसकी वेवलेंथ कितनी दी है, 6000 एंगस्ट्रॉम। मतलब दो केस चल रहे हैं, यहाँ पे केस 1 चल रहा है एंड यहाँ पे साइड बाय साइड केस 2 चलेगा क्वेश्चन में। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेना पहले। लैम्डा 1 कितना दिया है अपने को, 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। प्रोड्यूसेस फ्रिंजेस ऑफ विड्थ 0.8 mm, ये अपने को फ्रिंज विड्थ दे दी। प्रोड्यूसेस फ्रिंजेस ऑफ विड्थ, फ्रिंजेस ऑफ विड्थ का मतलब क्या है, फ्रिंज विड्थ दे दी, मतलब बीटा दे दिया कितना, 0.8 mm, ठीक है। इन YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फुल स्टॉप। व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ, व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ, मतलब अपने से फ्रिंज विड्थ पूछा है। सेकंड केस, फर्स्ट केस में तो दे रखा है ना, तो ऑब्वियसली बात है सेकंड केस का फ्रिंज विड्थ पूछा होगा बीटा 2। इफ द लाइट सोर्स इज रिप्लेस बाय अनदर, अब इस लाइट सोर्स, जो लाइट सोर्स की वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम थी उसको रिप्लेस करके हमने किससे रिप्लेस करा है, अनदर मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ वेवलेंथ 7500, मतलब अब जो लैम्डा 2 है वो कितना आ गया, 7500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंड द सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स इज डबल्ड, स्लिट्स की सेपरेशन को डबल कर दिया है, ओके, स्लिट्स की सेपरेशन को डबल कर दिया है। स्क्रीन, ये स्लिट्स होती हैं और ये स्क्रीन होती है, स्लिट और स्क्रीन की सेपरेशन तो डी ही है, ठीक है। इस केस में भी डी थी और उस केस में भी कैपिटल डी है, बट जो स्लिट्स की सेपरेशन है ना, ध्यान से पढ़ना है बहुत क्वेश्चन को, कि स्लिट्स की सेपरेशन बोला है या स्लिट और स्क्रीन की सेपरेशन बोला है, उसको क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया। तो मतलब जो डी डैश था, डी डैश वो कितना हो गया, 2d। डन, तो अपने को बीटा कैलकुलेट करना है, चलो करते हैं बीटा कैलकुलेट। कैसे करेंगे, फर्स्ट केस में बीटा 1 का फॉर्मूला क्या होगा, बीटा का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, तो लैम्डा 1 डी, ये डी तो सेम ही है ना, ये कैपिटल डी क्या होता है, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की सेपरेशन, दैट इज सेम। ये कितना है हमारे पास बी, एंड बीटा 2 यहाँ पे साइमल्टेनियसली लिखो, बीटा 2 कितना है, लैम्डा 2 डी अपॉन 2d, सेपरेशन चेंज कर दी ना, तो अपने को क्या फाइंड करना है, बीटा 2, तो उस इक्वेशन को इससे डिवाइड करो, सो बीटा 2 बाय बीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 डी बाय 2d, और ये नीचे आ जाएगा लैम्डा 1 डी बाय स्मॉल डी, ऊपर चला जाएगा, जो कट रहा है उसे काट दो, डी से डी कट गया, ये वाला डी से ये वाला डी कट गया, ठीक है। तो यहाँ से बीटा 2 कितना आएगा, लैम्डा 2 अपॉन 2 लैम्डा 1, और ये बीटा 1 यहाँ पे चला जाएगा। लैम्डा 2 मतलब जो नई वेवलेंथ है उसकी वैल्यू कितनी दी है, 7500 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को पुट मत करना, वैसे एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10, बट यहाँ पे भी एंगस्ट्रॉम है, यहाँ पे भी एंगस्ट्रॉम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपॉन 2, और यहाँ क्या आएगा 6000 एंगस्ट्रॉम, कैंसिल आउट हो जाएगा वो, और ये कितना दे रखा है 0.8 mm, mm को भी कन्वर्ट मत करना क्योंकि जो बीटा 2 आएगा वो भी हमें mm में चाहिए होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका बीटा 2 कितना आएगा 0.5 mm, सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। यहाँ से कट कैंसिल आउट हो जाएगा और डेसिमल रिमूव करके
ये 4 हो जाएगा, डन। और ये कितना आ जाएगा 15, और ये 15 5 are 75, तो 5/10 आ गया, तो कितना हो जाएगा ये 0.5 mm। तो हमारी जो नई फ्रिंज विड्थ आई वो कितनी आई 0.5 mm। प्लीज इसे नोट कर लो। एंड इसी के साथ हमारा वेव ऑप्टिक्स खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो बिल्कुल रिसेंट 2025 के एग्जाम में पूछे हुए थे सीबीएसई ने। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल एंड लेवल पे रखो, क्योंकि अब आपके प्री बोर्ड्स भी आने वाले हैं एंड बोर्ड्स तो बहुत ही पास आ गए हैं। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।